मार्च 2004 श्रीनगर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। वहां सन्नाटे के बीच एक पुराना लकड़ी का घर था, जिसके भीतर अंधेरे कमरों में जलती लालटेन की रोशनी में आतंकियों के चेहरे और उनकी तेज होती बातचीत एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर किसी बड़े तूफान की तैयारी चल रही थी। माहौल बाहर की ठंड से बिल्कुल उल्टा था। उस घर की दीवारों के पीछे आतंकियों की हलचल और दबी हुई आवाजें बता रही थी कि कोई बड़ी साजिश पक रही है। खामोश वादियों में वह घर किसी सुलगते हुए बारूद जैसा लग रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी इफ्तिकार रसोई में कावा उबाल रहा था। पास के दूसरे कमरे में अबू तरारा और अबू सजार नाम के दो आतंकी आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। अचानक उन दोनों ने अपने AK-47 बंदूक को लोड कर ली। तभी इफ्तिकार ट्रे में कावा के 3 कप लेकर कमरे में दाखिल हुए। इफ्तिकार को देखते ही सजार ने कावा उठाने के बजाय उस पर अपनी बंदूक तान दी। तरारा ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, इफ्तिकार, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम सच में कौन हो? अपने साथियों का ऐसा व्यवहार देखकर इफ्तिकार ने बड़ी सावधानी से ट्रे नीचे रखी और तुरंत हाथ ऊपर कर लिया। तरारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, भाईजान, अपनी पूरी कहानी बताई थी, फिर भी मुझ पर यकीन नहीं? अगर शक है तो गोली मार दूं। यह सुनकर तरारा और सजार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तरारा ने हामी में सिर हिलाया और सजार ने बंदूक नीचे कर ली। दोनों अपने जमीन पर रखी ट्रे से कावा के गिलास उठाए। जैसे ही उन दोनों ने अपनी पीठ इफ्तिकार की तरफ की, इफ्तिकार ने फुर्ती से अपना बड़ा सा शॉल हटाया और कमर में छिपी पिस्तौल निकालकर लोड कर ली। पिस्तौल लोड होने की कड़क आवाज सुनकर तरारा और सजार चौंक कर पीछे मुड़े। ठीक उसी क्षण इफ्तिकार ने बिना एक पल गवाए अपने पिस्तौल को तेजी से वार किया। उनकी छाती की आर पार कर देते हैं। एक ही पल में 2 आतंकी आटे के बोरी की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। श्रीनगर के उस लकड़ी के घर में मची वो गहमागमी कोई आपसी झगड़ा नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी अपने शिकार के गले तक पहुंचने का आखिरी पड़ाव था। आतंकियों के बीच इफ्तिकार बनकर बैठा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि एक पैरा कमांडो के जवाज मेजर मोहित शर्मा थे। मेजर मोहित शर्मा पिछले 2 महीनों से अपनी पहचान को मिटाकर मौत के साए में रहकर इन खुखार आतंकियों के खात्मे का इंतजार कर रहे थे। आज की इस कहानी हम उस जुनून को करीब से देखेंगे जिसके चलते मोहित शर्मा अपने परिवार को बिना बताए फौज में भर्ती हो गए। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे हफ्ते इन आतंकियों का साया बनकर बिताए, उनका भरोसा जीता और पल पल की जानकारी निकाली और अंत में रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशन की बात करेंगे, जहां मेजर मोहित शर्मा अकेले ही 12 आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़े थे ताकि अपने साथियों की जान बचा सके। यही वो आदमी साहस था जिसने उन्हें अमर कर दिया। आज पूरा देश उन्हें अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के नाम से सलाम करता है। यह कहानी मेजर मोहित शर्मा की, जिनसे आतंकी थर-थर कांपते थे और जिनका कहना था, मैं चाहे मर जाऊंगा मगर कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 ईस्वी को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। उनके पिता राजेंद्र शर्मा पंजाब नेशनल बैंक के एक अधिकारी थे। उनकी मां सुशीला दिल्ली जल बोर्ड में एक कार्यरत थी। मोहित शर्मा अपने बड़े भाई मधुर शर्मा के बहुत करीब थे, जिनसे वह केवल 13 महीने के छोटे थे। बचपन से ही दोनों भाई पढ़ाई में काफी होशियार थे। उनके माता पिता चाहते थे कि दोनों बेटे इंजीनियर बने, एक सुरक्षित व आरामदायक जीवन जिए। हालांकि उनके बड़े भाई मधुर शर्मा भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने NDA की तैयारी भी की, पर उनका चयन नहीं हो सका। इसके बाद मधुर ने तो अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार इंजीनियरिंग की पढ़ाई चुनी, लेकिन उन्हीं से प्रभावित होकर मोहित शर्मा भारतीय सेना में जाने एक ऐसा जुनून सवार हो चुका था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मोहित शर्मा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन स्थित मानवीय स्थलीय स्कूल और साहिबाबाद की होली एंजल स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में पढ़ाई की, जहां से उन्हें 1995 ईस्वी में अच्छे अंकों के साथ 12वीं परीक्षा पास कर ली। घर वालों की सोच बिल्कुल साफ थी, बड़े बेटे की तरह मोहित को भी इंजीनियर बनाना है। बिना देर किए उनका एडमिशन महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में करवा दिया। माता पिता को पूरी तसल्ली थी, उनका बेटा अब इंजीनियर बनेगा, अच्छी नौकरी पाएगा, जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था
कि मोहित शर्मा के दिल की धड़कन में केवल भारतीय सेना की वर्दी बसती है। इसी जुनून के चलते माता पिता को बताए बिना मोहित शर्मा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। सुबह शाम जब बाकी छात्र इंजीनियरिंग के असाइनमेंट में उलझे रहते, मोहित शर्मा अपनी मेज पर बैठकर एनडीए के सवाल हल करते, करंट अफेयर पढ़ते और खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाते। आखिरकार उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी रिजल्ट का कोई खबर नहीं मिला। दरअसल उनका रिजल्ट घर पहुंच चुका था, लेकिन माता पिता ने जानबूझकर उसे छुपा लिया। उन्हें डर था कि अगर मोहित शर्मा को पता लग गया कि वह एनडीए पास कर चुके हैं तो वह इंजीनियरिंग को छोड़कर सेना की राह पकड़ लेंगे। रिजल्ट ना मिलने से मोहित शर्मा बेचैन हो उठे। उन्हें शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने खुद यूपीएससी ऑफिस में फोन किया, रोल नंबर बताया और पूछा क्या उनका नाम मेरिट लिस्ट में है। उधर से जो जवाब मिला उसने उनकी रगों में बिजली दौड़ा दी। उनका नाम मेरिट लिस्ट में था और एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर भी उनके घर भेज दिया गया था। अब रोकना नामुमकिन था। उसी पल मोहित ने हॉस्टल के कमरे पर ताला लगाया, चाबी दोस्तों के हाथों में थमाई और भोपाल में एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े। जब यह बात माता पिता को पता चली तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने साफ कह दिया या तो इंडियन आर्मी या फिर कुछ नहीं। बेटे के जिद और जुनून के आगे आखिरकार माता पिता को भी झुकना पड़ जाता है। उन्होंने अनुमति दे दी और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अगली चुनौती थी फिजिकल टेस्ट की। लेकिन एक बड़ी समस्या उनके सामने आ पड़ी। मेजर मोहित शर्मा का वजन मानक से 6 किलो कम था। यहाँ पर उनकी माँ सबसे बड़ी ताकत बनी। जो माँ पहले इस फैसले के खिलाफ थी, वही अब बेटे के सपने को अपना सपना बना चुकी थी। उन्होंने अपने हाथों से एक स्पेशल डाइट तैयार किया, दूध, केला, घी और प्रोटीन। कुछ ही दिनों में मोहित की वजन 8 किलो बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया और एनडीए में सिलेक्टेड होकर 3 साल की ट्रेनिंग के लिए पुणे भेज दिए गए। 1995 में पुणे में स्थित एनडीए कैंप में मोहित शर्मा की क्रेड ट्रेनिंग शुरू हुई। एनडीए में भी वायुसेना के सदस्य थे। 3 साल की इस कठोर ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने खुद को हर फील्ड में साबित किया। मोहित बाकी से अलग थे। वह बॉक्सिंग, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग में भी माहिर थे। बॉक्सिंग में वे फेदरवेट कैटेगरी के चैंपियन बने। उनका कला साइड भी उतना ही मजबूत था। गिटार और माउथ ऑर्गन के बजाने में वे बेहद अच्छे थे। उनकी आवाज में एक गजब सा जादू था। हेमंत कुमार के गाने गाकर अपनी परफॉर्मेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर लेते थे। ट्रेनिंग सेशन के बाद कभी कभी वे अपने भाई मधुर शर्मा को फोन करके अपनी कहानियां सुनाते। मधुर को लगता था कि मोहित उनकी अधूरी ख्वाहिशों को जी रहा है। 1999 में मोहित देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। उसी दौरान कारगिल युद्ध छिड़ गया था। टीवी पर रोज आने वाली खबरें और कारगिल से जुड़ी अपडेट और भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी, इन सब ने मोहित के भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और भी मजबूत कर दिया। आईएमए में भी उनकी सिलेक्शन बरकरार रही और उन्हें बटालियन कैडेट नियुक्त किया गया। वे उन चुनिंदे कैडेट्स में थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण से मिलने का अवसर मिला था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 11 दिसंबर 1999 को मोहित शर्मा को हैदराबाद में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिला। कमीशनिंग की रात जश्न के बीच एक साथी कैडेट ने पूछा, पोस्टिंग कहाँ चाहते हो? मोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, वही जहां आतंकियों से असली लड़ाई हो। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तो फिर स्पेशल फोर्सेस में जाओ, असली धार वही है। मोहित ने गिलास धरते हुए कहा, बस वही प्लानिंग है। शुरुआत से उनका सपना पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने का था। एक ऐसा एलिट फोर्सेस काउंटर एसएनजी और काउंटर टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू जैसे खतरनाक मिशन संभालती है। मद्रास रेजिमेंट में कुछ समय में सेवा के बाद साल 2000 में लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में वहां उनकी पोस्टिंग 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुई, जो भारतीय सेना के एक प्रमुख फोर्स थे। वहीं उन्हें पहली बार
पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिला। उनका जुनून और भी बढ़ गया। हर दिन वे कुछ नया सीखते और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते। काउंटर इंजेंसी ऑपरेशनों में उनकी बहादुरी को देखते हुए 2002 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगले ही साल उनका सपना सच हुआ। जून 2003 में उन्होंने पैरा फोर्सेस का कठिन चयन पार किया और एक पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। उनके शानदार प्रदर्शन के चलते दिसंबर 2003 में उन्हें कैप्टन के पद पर प्रमोशन मिला। उसी समय कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर थे। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर भर्ती कर रहे थे। यह समाज की जड़ों को खोखला करने वाला एक अंदरूनी जहर था। इसके पीछे अबू सब्जार और अबू तुरारा जैसे खूंखार कमांडर थे, जो एक कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेल देते थे। दक्षिण कश्मीर के दूर दराज इलाकों में आतंकी खुलेआम दहशत फैला रहे थे। घने जंगलों और पहाड़ी गुफाओं में छिपकर वे भारत और भारतीय सेना के खिलाफ लगातार साजिश रचते रहते। ओवरग्राउंड नेटवर्क के सहारे काम करते हुए उन्होंने अपने ठिकानों सेना तक पहुंचना लगभग नामुमकिन बना दिया था। सटीक इंटेलिजेंस जुटाना बेहद कठिन हो गया था। यह जंग अब केवल गोलियों की नहीं थी, यह दिमागों का खेल बन चुका था। दुश्मन आम नागरिकों के भीड़ में अपनी पहचान को छिपा कर बैठा था। आतंकी अच्छी तरह जानते थे कि स्थानीय कश्मीर के बीच से उन्हें पहचान कर निकालना भारतीय सेना के लिए इतना मुश्किल है। इस चुनौती से निपटने के लिए सेना को ऐसा जाबाज सैनिक की जरूरत था जो आतंकियों के बीच घुल मिल सके, उनका भरोसा जीत सके और अंदर घुसकर उन्हें खत्म कर सके। सेना के इंटेलिजेंस यूनिट को इस भूमिका के लिए कैप्टन मोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं लगा। एक ऐसा अफसर जिसकी रगों में शुरू से ही आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का जुनून दौड़ता था। यह एक बेहद खतरनाक मिशन था। इसमें उन्हें गुमनाम होकर काम करना था, जहां न किसी इनाम की गारंटी थी और न ही जिंदगी की शहादत का पूरा खतरा था। लेकिन इन तमाम जोखिमों को जानते हुए मोहित शर्मा ने एक पल की देरी किए बिना हामी भर दी। योजना बनी कि मोहित शर्मा को एक नई पहचान दी जाएगी। उनका नया नाम होगा इफ्तिकार भट्ट। प्लान के मुताबिक उन्होंने इफ्तिकार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन के दो खुखार कमांडो अबू सब्जार और अबू तुरारा तक पहुंचना था। भरोसा जीतने के लिए उन्हें एक झूठी लेकिन बेहद असरदार कहानी गढ़नी थी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में उनके भाई को मार दिया था और अब वे बदला लेना चाहते हैं। प्लान के अनुसार मोहित शर्मा ने खुद को एक कश्मीरी के रूप में ढालना शुरू किया। उन्होंने दाढ़ी और बाल बढ़ाए जो धीरे धीरे कंधों तक पहुंच गए। कश्मीरी पोशाक पहननी शुरू की, डोगरी और उर्दू सीखी, कुरान की आयतें याद की ताकि किसी को उन पर शक न हो। वे नियमित रूप से मस्जिद जाने लगे और अपनी फौजी चाल ढाल तक बदल दी। कुछ ही महीनों में उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे भारतीय सेना के अफसर हैं। कैप्टन मोहित शर्मा अब इफ्तिकार भट्ट बन चुके थे। हिरन पहनकर वे कश्मीर की गलियों में घूमते, स्थानीय लोगों से बातें करते और अपने भाई की मौत का बदला लेने की कहानी सुनाते। करीब 2 महीनों तक शोपियां और आसपास के गांव में एक आम कश्मीरी की तरह घूमते रहे। धीरे धीरे वे हिजबुल मुजाहिदीन अंडरग्राउंड वर्कर्स की नजरों में आ गए। अंडरग्राउंड वर्कर को लगा कि इफ्तिकार भट्ट अपने भाई की मौत से टूट चुका है और भारतीय सेना के खिलाफ उसकी नफरत उनके आकाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसी वजह से वे मार्च 2004 में शोपियां के एक गांव में इफ्तिकार भट्ट उर्फ कैप्टन मोहित शर्मा की मुलाकात अबू सब्जार और अबू तुरारा से करवाई गई। मुलाकात में मोहित शर्मा ने वही कहानी दोहराई कि उनका नाम इफ्तिकार भट्ट है। 3 साल पहले सेना ने उनके भाई को मार दिया और अब वे बदला लेना चाहते हैं। एक आर्मी चेक पोस्ट पर हमले की योजना बताई। आर्मी पेट्रोल्स की मूवमेंट से जुड़े कुछ नक्शे दिखाए जिनमें गुप्त पहाड़ी रास्तों की जानकारी थी। इफ्तिकार बनकर मोहित शर्मा ने आतंकियों को बताया कि यह सटीक प्लान उन्होंने महीनों की रेकी के बाद तैयार किया है। यह कदम बेहद जोखिम भरा था। जरा सी शंका भी उनकी जान ले सकती थी।
लेकिन उनकी तैयारी, अभिनय इतना सधा हुआ था कि आतंकियों को उनकी कहानी सच लगने लगी। अबू सजार और अबू तुरारा उनके बदले भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह लड़का उनके लिए बड़ा हथियार बन सकता है। दोनों ने कहा, तुम्हारा प्लान मजबूत है, हम इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी सबको कुछ दिनों के लिए गायब होना होगा। इस पर इफ्तिकार बने मोहित शर्मा ने गुस्से में जवाब दिया, भाईजान, मैं मिशन पूरा किए बिना गांव वापस नहीं लौटूंगा, चाहे आप साथ दे या नहीं दें। उनका यह जज्बा देखकर दोनों आतंकियों को यकीन हो गया कि इफ्तिकार सच में सेना से नफरत करता है और किसी भी कीमत पर हमला करना चाहता है। उसी पल में वे दोनों पूरी तरह मोहित शर्मा के जाल में फंस चुके थे। इसके बाद वो मोहित शर्मा को अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले गए। भारतीय सेना का यह शेर शिकारियों की मांद में दाखिल हो चुका था। अगले 2 हफ्तों तक मोहित शर्मा आतंकियों के साथ रहे। उन्होंने न सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग दी, बल्कि अपने हथियारों, तरीकों और सबसे सुरक्षित ठिकानों की जानकारी भी दी। आखिरकार वो रात आ गई जब उसी हाइड आउट में भारतीय सेना पर हमले की पूरी योजना तैयार हुई। मकसद साफ था, जितना हो सके उतने भारतीय सैनिकों को मारना है। इस हमले का मास्टरमाइंड इफ्तिकार उर्फ मोहित शर्मा को बनाया गया। उस रात ग्रेनेड की एक खेप आने वाली थी। अगली सुबह 3 बजे और हिजबुल के आतंकी उनसे जुड़ने वाले थे और फिर दोपहर में हमला होना था। लेकिन इसी बीच अबू तुरारा को इफ्तिकार के हाव भाव पर हल्का शक होने लगा। खिड़की के बाहर देखते हुए अबू सजार से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हम इसके नाम और कहानी के अलावा इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं। तभी इफ्तिकार बट बने मोहित शर्मा कहवा के 3 गिलास लेकर कमरे में दाखिल होते हैं। वे दोनों को कहवा देते हैं और खाट के किनारे बैठ जाते हैं। तीनों के पास AK-47 थी, लेकिन मोहित शर्मा अपनी राइफल्स को कांधे से लटका कर रखे थे। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर तुरारा कठोर आवाज में पूछता है, इफ्तिकार, सच सच बता, तू है कौन? मोहित शर्मा ने धीरे से ग्लास नीचे रखते हुए खड़े होते हैं और अपनी राइफल जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, अगर मुझ पर शक है तो यही बंदूक उठाओ और अभी गोली मार दो। भरोसा नहीं तो मेरे साथ काम नहीं करो। इतना कहते ही पल भर में वे अपने कपड़ों के भीतर छुपी 9 mm की पिस्तौल निकालते हैं और अबू सब्जार और अबू तुरारा दोनों के सिर में गोली मार देते हैं। बारूद की गंध हवा में फैल जाती है और दोनों आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद मोहित शर्मा फिर उसी खाट पर बैठते हैं और बचे हुए कहवे को शांति से पीते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मिशन कामयाब हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे बड़े कमांडो को खत्म किया था, बेहद अहम इंटेलिजेंस भी सेना तक पहुंचाई थी। इससे संगठन की कमर टूट गई। अगली सुबह इफ्तिकार बट फिर से कैप्टन मोहित शर्मा बन चुके थे। जब वे बेस कैंप में लौटे तो चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो हर पैरा कमांडो की पहचान होती है। 2004 में इस अद्भुत साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक योद्धा की असली पहचान उसका अंतिम रन तय करता है।